हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सजन सिंह शेखावत। स्वास्तिक नर्सिंग एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, पीछे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको पेप्टिक अल्सर, उसके कॉम्प्लिकेशन और उनके मैनेजमेंट के बारे में बता चुका हूं। उनके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम से नेक्स्ट डिसऑर्डर्स हैं जीआरडी के बारे में बात करते हैं। जीआरडी का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्टोमक से होता है। एसोफेजियल का मतलब किससे होता है? एसोफेगस से होता है। एंड रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? बैक फ्लो। और डिजीज क्या होती है? एनी अबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो जितनी भी क्या होती है इसको हम डिफाइन करते हुए क्या कह सकते हैं? ए बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक और एसिडिक कंटेंट थ्रो स्टोमक टुवार्ड्स द एसोफेगस। ठीक है, तो स्टोमक से एसोफेगस की तरफ बैक फ्लो हो रहा है, उसी कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं? गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर ईटियोलॉजी की। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट जैसे इनकम्पिटेंट एसोफेजियल स्फिंक्टर। इनकम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। और एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है? ए ओपनिंग एट द जंक्शन ऑफ द स्टोमक एंड एसोफेगस। ठीक है, तो एसोफेगस और स्टोमक के बीच जो जंक्शन होता है उसको तो हम क्या कहते हैं? एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और इनकम्पिटेंट का मीन क्या होता है? नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इनकम्पिटेंट ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द जीईआरडी। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नेरोविंग ऑफ द पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टोमक। उसके नेक्स्ट डेथ होता है मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर हम देखते हैं तो क्या होता है? एक्लेसिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एक्लेसिया कंडीशंस होती है, एब्सेंस ऑफ पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट्स। तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या होते हैं? स्टोमक से जो फूड कंटेंट होते हैं पास होते हैं ड्यूडिनम की तरफ, या एसोफेगस से स्टोमक की तरफ फूड कंटेंट पास होते हैं, तो उस तरह के जो मूवमेंट वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहलाते हैं। और पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होते हैं उनकी एब्सेंस हो जाती है, वो कंडीशंस क्या कहती है? एक्लेसिया कहलाती है। एक्लेसिया क्या होता है? एक मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होता है जो क्या करता है? जीईआरडी को डेवलप करता है। उसी तरह अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन में हाइपो कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं या हाइपर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन अगर प्रोलॉन्ग हो गए तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? जीआरडी कंडीशन डेवलप होगी। कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो गए? डाउन हो गए या डिक्रीज हो गए, तो उस कंडीशन में भी हाइपो कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर भी जीआरडी की कंडीशंस यहाँ पे होगी। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? 6 सेकंड और मोर अगर टाइमिंग ड्यूरेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हम कहेंगे। और अगर जो कॉन्ट्रैक्शन टाइमिंग होता है वो 2 और लेस देन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन उनको हम कहते हैं। तो हाइपो कॉन्ट्रैक्शन और हाइपर कॉन्ट्रैक्शन दोनों कंडीशन से क्या करती है? इसको डेवलप करती है। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड, उसके बाद बात करते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर्स।
ठीक है। तो रिस्क फैक्टर और इनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स के अंदर और इटियोलॉजिकल फैक्टर से। इटियोलॉजिकल फैक्टर तो मेनली जो कोजेज होते हैं जो डिजीज को डेवलप करते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर कहलाते हैं, रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं, जिनके अंदर डिजीज क्या होती है सेकेंडरी फॉर्म में। पहले क्या होती है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन और उसके अंदर जीआरडी हो रहा है तो वो रिस्क फैक्टर है। अगर कोई ओबेज पर्सन है और उसके अंदर जीआरडी हो रहा है तो वो क्या है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है। हिटल हर्निया से पहले से ही पेशेंट है और उसके अंदर जीआरडी हो रहा है तो वो क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स है। स्क्लेरोडर्मा एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होता है, उससे पेशेंट पहले से ही सफर्ड है और उसके बाद उसके अंदर जीआरडी हो रहा है तो वो क्या होता है, एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये सभी रिस्क फैक्टर होते हैं। और प्रेगनेंसी के अंदर यहाँ पे चांसेज होते हैं 6.4% फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं, 43% सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं, 54% थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर चांसेस यहाँ पे देखे जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, चांसेस प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं। उसके बाद ओबेसिटी कंडीशंस होती है, हिटल हर्निया होता है। हिटल हर्निया कंडीशन क्या होती है, प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन थ्रू द डायफ्राम। ठीक है। स्क्लेरोडर्मा क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होता है तो इसके अंदर वीकनेस हो जाती है लोअर एसोफेजियल जंक्शन की मसल्स, तो उस कंडीशंस के कारण क्या होता है, जीआरडी कंडीशन या बैकफ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट देखा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रेवेटिंग फैक्टर्स। तो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, तो इसके अंदर सारे क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ डाइटरी ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है शायद। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स का मतलब क्या है कि जो फैक्टर डिजीज होने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर कहलाते हैं। जिसके अंदर पेपरमिंट है, कॉफ़ी है, एल्कोहल है, स्मोकिंग है, लार्ज मील है, लेट नाइट मील है, फैटी फूड है एंड फ्राइड फूड है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जीआरडी कंडीशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर जीआरडी का पेशेंट और उसको हम कॉफ़ी ड्रिंक करने के लिए देते हैं, एल्कोहल ड्रिंक करने के लिए देते हैं, फैटी फूड उसको वो इंजेस्ट कर लेता है, तो वो सारी जो कंडीशंस होती हैं वो क्या करती है, जीआरडी को और ज़्यादा इंक्रीज वहाँ पे कर देती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसके इंसिडेंट्स हम देख लेते हैं एक बार। इंसिडेंट्स के अंदर ठीक है, इंडिया के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है और मीन 10 मिलियन पॉपुलेशन इससे क्या होती है, अफेक्ट है इंडिया के अंदर। तो ये क्या होती है, 10 मिलियन पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन है वो इससे अफेक्ट है और इंडिया के अंदर एक कॉमन है। ठीक है। उसके बाद जो और बताते हैं तो उसके अंदर देखा जाता है कि जो जीआरडी कंडीशंस होती है वैसे तो क्या होती है, ठीक है, ओकर इन ऑल एजेस के अंदर हो सकती है डिजीज, बट कॉमन क्या होती है, कॉमन एज अबव 40 ईयर्स। ठीक है। तो 40 ईयर्स के बाद क्या होती है, कॉमनली क्या होती है, देखी जाती है। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, पुट अप हो सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इनमें एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ इस डिसऑर्डर से जीआरडी की बात करें या इस तरह के क्या होते हैं पॉइंट्स, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनसे क्वेश्चन उठ के आते हैं। ऐसे कैसे सीधे और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर जीआरडी के अंदर
ठीक है। 3 स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनके अंदर हेड बर्न की कंडीशंस होती है, डिस्निया कंडीशंस होती है, हाइपर सेलाइवेशन की कंडीशंस होती है। और मोस्ट कॉमन अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, हार्ट बर्न होता है। वो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के रूप में क्या होता है इसके अंदर देखा जाता है। इनके अलावा भी कुछ सिम्टम्स इसके अंदर देखे जाते हैं। तो क्या होते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिनको ट्राइएड ऑफ जीआरडी कहते हैं, जिनके अंदर हार्ट बर्न, डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन की कंडीशंस होती है, हाइपर सेलाइवेशन कंडीशंस होती है, ठीक है। तो हार्ट बर्न की कंडीशन हम किसको कहते हैं, एक कंडीशन इन विच चेस्ट टाइटनेस ओकर्स और ए बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट एरिया डेवलप, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, हार्ट बर्न की कंडीशंस कहलाती है। डिस्पेप्सिया किसको कहते हैं, कंडीशंस ऑफ द इंडाइजेशन। थर्ड वन हाइपर सेलाइवेशन किसको कहते हैं, इंक्रीज सेलाइवेशन थ्रू द सेलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो हाइपर सेलाइवेशन की कंडीशन उसको हम कहेंगे। इसके अलावा जो और देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक ठीक है। तो ये सिम्टम्स भी क्या होते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्फेजिया। तो ये सिम्टम्स भी क्या होते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन की कंडीशन देखी जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कंडीशन कभी कभी देखी जाती है, हमेशा नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं जो फूड कंटेंट क्या होते हैं वो रिजर्जिटेट होते हैं या फ्लो बैक होते हैं, वो ट्रेकिया के अंदर चले जाते हैं और उस वजह से क्या होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशंस देखी जाती है। और डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में पेशेंट को कठिनाई होती है, तो वो क्या होती है मोस्टली इसके अंदर और बाकी सिम्टम्स देखे जाते हैं। उसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं दोस्तों। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो जीईआरडी के अंदर आपको पता है जीईआरडी जो डिजीज है वो क्या करती है, 3 तरह की कंडीशंस को डेवलप करती है। ठीक है, इरिटेशन ऑफ द एसोफेगस, इरोजन्स ऑफ द एसोफेगस एंड स्कार फॉर्मेशन इन द एसोफेगस लाइनिंग। तो ये तीनों कंडीशंस क्या करती हैं, कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप करती है। जब इरिटेशन होगा, जैसे इरिटेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि जितने भी जो बैक फ्लो होता है स्टोमक के एसिडिक कंटेंट के, वो क्या करेंगे, या तो इरिटेशन करेंगे गैस्ट्रिक एसोफेगस की म्यूकोसा के अंदर, या फिर इरोजन्स वहाँ के सेल्स को नष्ट करना प्रारंभ करेंगे, जिसको हम इरोजन्स की कंडीशंस कह रहे हैं एसोफेगस के अंदर। या फिर क्या कर सकते हैं, स्कार फॉर्मेशन एसोफेगस के अंदर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो तीनों कंडीशन क्या होती है, जीआरडी की कंडीशंस होती हैं, और जीआरडी के आफ्टर दैट क्या होती है पेशेंट के अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, तो पेशेंट के अंदर जो देखते हैं हम जीआरडी की कंडीशंस, तो उसके अंदर इरिटेशंस क्या डेवलप करता है। अगर इरिटेशन होगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, या फिर इरिटेशन क्या करता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन को क्या करता है, डेवलप करता है। और इन्फ्लामेशन एसोफेगस के अंदर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या होती है फर्स्ट वन कंडीशन। जब बात करते हैं हम इरिटेशन क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को डेवलप करेगा, और इन्फ्लामेशन को हम क्या कहेंगे, एसोफेजाइटिस कहेंगे। और एसोफेजाइटिस क्या करता है, बेरेट एसोफेगस को डेवलप करता है। तो ये क्या होता है, इसका एक कॉम्प्लिकेशंस होता है बेरेट एसोफेगस, जिसके अंदर क्या होते हैं ये इसको हम क्या कहते हैं, प्री कैंसरस कंडीशंस ऑफ द एसोफेगस, दैट इज कॉल्ड बेरेट एसोफेगस। उसके बाद सेकंड इरोजन की बात करते हैं। तो इरोजन्स क्या करता है, जहाँ भी कहीं इरोजन्स की बात होती है तो वहाँ पे क्या होगी, अल्सर फॉर्मेशन या एल्सीरेशंस वहाँ पे देखा जाता है। और अल्सीरेशंस का मतलब अल्सीरेशन कहाँ होंगे, इरोजन अगर एसोफेगस के अंदर हो रहा है तो अल्सीरेशंस भी सीधी सी बात है एसोफेजियल लाइनिंग के अंदर भी, म्यूकोसा लाइनिंग के अंदर देखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एसोफेजियल अल्सर होता है, वो भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्कार फॉर्मेशंस होती है, तो वो क्या कर देती है,
ठीक है। तो ये क्या करती है यहाँ पे, नैरोविंग लूमेन और एसोफेगस, ठीक है। तो स्कार फॉर्मेशन के कारण एसोफेगस के जो लूमेन है उसकी डायमीटर नैरो हो जाती है, नैरो हो जाती है तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एसोफेजियल स्ट्रक्चर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो बैरेट एसोफेगस, एसोफेजियल अल्सरेशन एंड एसोफेजियल स्ट्रक्चर, तीनों क्या होते हैं, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, जीआरडी के आफ्टर दैट देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, कॉम्प्लिकेशंस की बात होगी, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे देखे जाते हैं। अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाती है, तो क्या होगा, बैरेट एसोफेगस होगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जीआरडी के आफ्टर दैट। उसके बाद फ्रेंड इसके अंदर बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस, इसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस में फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एंडोस्कोपी की जाती है, वो प्रीवियस पेप्टिक अल्सर के वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि एंडोस्कोपी के द्वारा क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर को भी डिटेक्ट किया जाता है, वहीं जीआरडी को भी डिटेक्ट किया जाता है। तो इसके बारे में एंडोस्कोपी किस तरह से, वो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आते हैं, एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग होती है। तो एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो कंडीशन होती है, तो नोज से लेकर क्या होता है, एसोफेगस तक क्या कर दिया जाता है, एक मॉनिटरिंग डिवाइस होती है, उसको क्या किया जाता है, थ्रेडेड कर दिया जाता है। और वो मॉनिटरिंग डिवाइस होती है, वो क्या करती है, सारी जो अल्सरेशन की कंडीशंस है या नेरोविंग की कंडीशंस है उनको क्या करती है, डिटेक्ट करती है। और जो डिवाइस होती है वो कनेक्टेड किससे होती है, आउटसाइड में क्या होती है, स्मॉल कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्टेड होती है। और स्मॉल कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर सारी चीज़ें जो पीएच मॉनिटरिंग वहाँ पे होती रहती है, या जितनी भी क्या होती है जो कंडीशंस, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग की कंडीशन उसको हम कहते हैं। तो एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग है वो भी क्या होती है, जीआरडी की कंडीशंस में देखी जाती है। उसके बाद एसोफेजियल मैनोमेट्री होती है। तो ये क्या होती है, सिंपली क्या होती है, मीजर्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को मीजर करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड है, हाइपो कॉन्ट्रैक्शंस है या हाइपर कॉन्ट्रैक्शंस है, तो उसको क्या कहते हैं, एसोफेजियल मैनोमेट्री के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट होता है बेरियम एक्सरे और अपर जीआई एक्सरे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेरियम एक्सरे क्या होता है, एक चौकी सब्सटेंस ड्रिंकिंग कराया जाता है पेशेंट को, और उसके आफ्टर दैट एक्सरे लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेरियम एक्सरे के नाम से जानते हैं। अपर जीआई ट्रैक्ट एक्सरे उसको हम कहते हैं। और वो चौकी सब्सटेंस होता है वो कोटेड हो जाता है एसोफेगस में, जहाँ जहाँ भी क्या होता है, नेरोविंग है, अल्सरेशंस है, या जहाँ जहाँ भी क्या होता है, इरिटेशन हो रहा है, तो उन स्पेसेज के अंदर क्या होता है, वो कोटेड एक आउटलाइन लेयर बना देता है, डार्क अपीयरेंस वहाँ पे बना लेता है। और उस डार्क अपीयरेंस के आधार पर क्या करते हैं, हम इंडिकेट कर लेते हैं, जो एग्जामिनर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि पेशेंट के अंदर क्या होता है, इरिटेशंस एसोफेगस के अंदर हुआ है, या एसोफेगस के अंदर नेरोविंग हो रही है, या एलियस क्या है, इनकम्पिटेंट है। तो ये सारी कंडीशंस क्या होती है, इसके द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं। तो बेरियम एक्सरे के बारे में भी मैं आपको प्रीवियस जो पेप्टिक अल्सर का वीडियो उसके अंदर आपको बता चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसके अंदर में ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में दो तरह के होते हैं, एक तो मेडिकल
ठीक है। मेडिकेशन टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, मेडिकेशन टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड, मेडिकेशन टू ब्लॉक गैस्ट्रिक एसिड। तो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। न्यूट्रलाइज करने वाले एजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? एंटासिड्स। उसी तरह रिड्यूस करने वाले एजेंट होते हैं गैस्ट्रिक एसिड को, वो कौन से होते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं। मेडिकेशन टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एंटासिड, मेडिकेशन टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, मेडिकेशन टू ब्लॉक गैस्ट्रिक एसिड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, उसके बाद इनमें एंटासिड्स के अंदर जब बात करते हैं तो एल्यूमिनियम कॉन्टेनिंग एंटासिड्स होते हैं और मैग्नीशियम कॉन्टेनिंग एंटासिड्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कॉन्टेनिंग, ऐसा एल्यूमिनियम कॉन्टेनिंग जो एंटासिड्स होते हैं उनका मोस्टली जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन को डेवलप करते हैं। और जो मैग्नीशियम कंटेनिंग जो एंटासिड्स होते हैं वो डायरिया की कंडीशंस को डेवलप करते हैं। तो जो कंडीशन, दोनों कंडीशंस को अगर मैनेज किया जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा उठता है कि एक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द GERD गिवन एंटासिड्स बट पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ द डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, हु इज़ द मैनेजमेंट एज ए नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो एक नर्सिंग ऑफिसर होने के हो आप तो उसको किस तरह से मैनेज करोगे? तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कॉन्टेनिंग ड्रग्स हम क्या करेंगे? पेशेंट को एक साथ देंगे जिससे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया कंडीशन पेशेंट के अंदर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मेडिकेशन टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड, तो इसमें H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर क्या होते हैं? हेमोटिडिन है, रेनिटिडिन है। तो ये क्या होते हैं? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ए पेशेंट ऑफ द GERD, और कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर में भी हम इसको देते हैं। तो पेप्टिक अल्सर का भी बता सकते हैं, पेशेंट सफर्ड फ्रॉम पेप्टिक अल्सर और GERD टेकिंग फेमोटिडिन विच इज़ द ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर होने के बाद आप कौन सी मॉनिटरिंग उसमें करोगे? तो उसके अंदर आप क्या करोगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि फेमोटिडिन क्या करती है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को क्या करती है? डेवलप करती है। तो प्लेटलेट जो काउंट होते हैं वो क्या होते हैं? फेमोटिडिन देने के बाद या लो ज़्यादातर फेमोटिडिन यूज करता है पेशेंट तो उसके अंदर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज की कंडीशन देखी जाती है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में कौन से होते हैं? पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, या फिर और भी होते हैं, लेंसाप्राजोल भी होता है। तो इसके अंदर भी क्वेश्चन देखा जाता है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसके अंदर पेंटोप्रोजोल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट इज नॉट टॉलरेटेड ओरल ड्रग्स, पेशेंट नीडेड टू गिवन IV ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एज ए नर्सिंग ऑफिसर यू विल बी गिवन टू द पेशेंट। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसका राइट आंसर क्या होगा? पेंटाप्रोजोल। तो पेंटाप्रोजोल का मतलब क्या होता है? ओनली पेंटाप्रोजोल इज ए ओनली PPI एजेंट्स दैट्स कैन बी गिवन इंट्रावीनसली। बाकी सारे ओमाप्रोजोल होते हैं, लेंसोप्रोजोल होता है, सारे जो ड्रग्स या मेडिकेशंस होती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो सारी क्या होती है? टेबलेट फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है। जबकि पेंटाप्रोजोल है वो टेबलेट फॉर्म के अंदर भी होती है और IV फॉर्म के अंदर IV इंजेक्शंस के रूप में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में यहाँ से पेंटोप्रोजोल से मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट GERD के अंदर है नहीं। तो इसके अंदर मोस्टली क्या करते हैं? जो वीकनेस हो जाती है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के अंदर या नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं करता है, तो उस वीकनेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? मोस्टली फंडोप्लिकेशन प्रोसीजर होता है वो
ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, ओनली फंडोप्लिकेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है सर्जिकल प्रोसीजर, तो वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके अंदर क्या करते हैं, अपर पोर्शन ऑफ द स्टोमक रेप्ड अराउंड द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, तो उसको आप कह सकते हो कि जो अपर पोर्शन होता है, इस तरह से इसको आप कह सकते हो, ये जैसे आई यू इमेजिन्स इट इज स्टोमक और इट इज एलियस, ठीक है। तो ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है और ये क्या है, यहाँ पे स्टोमक इसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसकी स्टोमक का आउटर अपर पोर्शन कौन सा हो गया, ये इसका अपर पोर्शन है, ठीक है। तो अपर पोर्शन को क्या किया जाता है, यहाँ से रेप्ड अराउंड करके यहाँ से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर रेप राउंड कर दिया जाता है अपर पोर्शन को, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंडोप्लिकेशन के नाम से, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी को हम फंडोप्लिकेशन प्रोसीजर कहते हैं, जो मोस्टली क्या होता है, इस तरह कंडीशन में जीआरडी की कंडीशंस के अंदर किया जाता है कि एलियस के ऊपर क्या होता है, स्टोमक के अपर पोर्शन की मसल्स होती है, उनको रेप्ट कर दिया जाता है, और रेप्ट कर दिया जाता है उससे क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि जो वीकनेस है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के अंदर, वो वीकनेस वहाँ से क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है, और पेशेंट क्या होता है, पेशेंट के अंदर जो नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं जीआरडी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, या सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से जीआरडी के अंदर पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो वो क्या होते हैं, इसके अंदर इंटरवेंशंस हैं। इंटरवेंशंस के अंदर फ्रेंड्स जीआरडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इंटरवेंशंस से ही पुटअप किए जाते हैं, वो चाहे पीजीआई हो, एम्स हो, या फिर डीएसएसबी हो, या अनोदर स्टेट लेवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी बात करो, तो सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं नर्सिंग के, उनके अंदर जो इंटरवेंशन से क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन उठता है। या फिर मैं कहूँ आपको कि जो क्वेश्चन अगर उठता है, तो जैसे 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो 10 में से 9 क्वेश्चंस यहाँ से इंटरवेंशन से ही जीआरडी के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इंटरवेंशंस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीआरडी कंडीशन में। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत अच्छे से इसको याद भी करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका आगे के नेक्स्ट एग्जाम में किसी तरह की इस तरह का कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना रहे, और आप किसी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है तो उसका रॉन्ग आंसर ना करें। तो मैं आपको इंटरवेंशंस के अंदर पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले तो डाइट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटरवेंशन के अंदर डाइट्स की बात करते हैं। तो डाइट्स के अंदर देखा जाता है कि कौन सी डाइट हम क्या करते हैं, अवॉइड करेंगे, और कौन सी डाइट पेशेंट को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक साइड एडवाइज, कौन सी डाइट तो हम एडवाइज करेंगे और कौन सी अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो एडवाइज में हम क्या क्या करते हैं, लो फैट, ठीक है। तो एडवाइज में तो ये सारी चीज़ें होती है। लो फैट होता है तो कोई फैटी डाइट्स होती है, वो क्या होते हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं। तो वहाँ से भी चीज़ें आपके दोस्तों समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि लो फैट क्यों देते हैं, क्योंकि एग्रीवेटिंग फैक्टर है और एग्रीवेटिंग फैक्टर इसको इंक्रीज़ करता है, इससे लो फैट हम पेशेंट को दे रहे हैं। हाई फाइबर क्यों देते हैं, कि हाई फाइबर क्या करते हैं, जो डाइट्स होती है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को मैनेज करती है, तो इसलिए हाई फाइबर डाइट वहाँ पे हम देंगे, ठीक है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स क्यों देते हैं, क्योंकि लार्ज मील्स क्या करता है, एग्रीवेट करता है इस तरह की कंडीशंस को, तो लार्ज मील हम अवॉइड करेंगे और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील हम यहाँ पे पेशेंट को देंगे। ड्रिंकिंग और ईटिंग नॉट अलाउड
बिफोर 2 आवर बेड टाइम। ठीक है, तो बेड टाइम के 2 घंटे पहले ईटिंग और ड्रिंकिंग क्या की जाती है, पेशेंट को अलाउड नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पेशेंट के अंदर वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट के अंदर रिजल्टेशन या बैकफ्लो होने के चांसेस रहते हैं। तो 2 घंटे पहले पेशेंट को ईटिंग या फिर कुछ भी ड्रिंकिंग है उसके लिए अलाउड पेशेंट को नहीं किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें एडवाइस करते हैं और अवॉइड क्या करते हैं। तो अवॉइड के अंदर फ्रेंड्स बताने की आवश्यकता नहीं है कि जितने भी क्या होते हैं जो मैंने बताए थे आपको, इसको एग्रीवेट कर रहे हैं जो फैक्टर। ठीक है, तो एग्रीवेट करने वाले सारे फैक्टर क्या होते हैं, डाइटरी फैक्टर होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया पेपरमिंट। तो पेपरमिंट हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कॉफ़ी और अल्कोहल है, तो वो क्या करेंगे, पेशेंट को अवॉइड करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि फैट डाइट्स, तो फैट डाइट क्या करते हैं, अवॉइड नहीं करते, कंप्लीटली लो फैट पेशेंट को देते हैं। उसके बाद फ्राइड फूड होते हैं, तो फ्राइड फूड होते हैं उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि लार्ज मील होता है, लार्ज मील को हम अवॉइड करते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एग्रीवेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, उसके अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर होता है कि ईटिंग लेट नाइट फूड, तो उसको भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि पेशेंट लेट नाइट किसी भी तरह का फूड को ईट ना करे। ठीक है, तो ये तो क्या होते हैं जो डाइटरी एडवाइस हम क्या करते हैं और अवॉइड क्या करते हैं। ठीक है, तो एडवाइस मैंने बता दी, और अवॉइड क्या करते हैं, सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो इसको एग्रीवेटिंग करते हैं, या सारे डाइटरी फैक्टर जो इस डिजीज़ को एग्रीवेट कर रही है, इसको इंक्रीज कर रही है, वो सारे क्या कर देते हैं, अवॉइड हम पेशेंट के अंदर करते हैं, जिस उससे ही पेशेंट को क्या होता है, जीआरटी के अंदर सिम्टोमेटिक रिलीफ वहाँ पे प्रोवाइड होती है। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पोजीशनिंग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, पोजीशनिंग से लेकर कि पेशेंट जीआरडी का पेशेंट पूछा जाता है, तो उसके अंदर 3-4 देते हैं, पेशेंट को लाई डाउन करोगे, पेशेंट को 6 to 8 ब्लॉक्स क्या करोगे, अप करोगे। तो इस तरह से क्या होते हैं, कई तरह के ऑप्शन यहाँ पे तो पोजीशनिंग क्या देते हैं। ठीक है, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट 6 to 8 इंच ब्लॉक्स। ठीक है, तो पेशेंट के हेड एंड को क्या कर दिया जाता है, एलिवेट किया जाता है, और बेड के अंदर आपको होता है ब्लॉक्स होते हैं, तो 6 to 8 इंच ब्लॉक्स तक उसको क्या करते हैं, एलिवेटेड करते हैं। तो ये क्या होता है, जो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पेशेंट सफर्ड फ्रॉम जीआरडी विच बेस्ट मैनेजमेंट एज ए नर्सिंग ऑफिसर यू विल बी टेकन। ठीक है, तो उसके अंदर पूछा जाता है कि एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड, एलिवेट द फुट एंड ऑफ द बेड, लाइंग डाउन द पेशेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, ऑप्शंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उसमें राइट आंसर क्या होगा, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट 6 to 8 इंच ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर वहाँ पे उस क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। पोजीशनिंग सिंपल एक लाइन यहाँ पे आपको याद करनी है, और इस लाइन में अगर याद कर लेते हैं तो वहाँ से आपके क्वेश्चन जो रॉन्ग होने के चांसेस क्या है वो बहुत कम हो जाते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर वहाँ पे रहती है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ मेडिकेशंस मैंने बताई थी। ठीक है, तो मेडिकेशंस में भी वही बात होती है, कौन सी मेडिकेशन अवॉइड करेंगे और कौन सी एडवाइज करेंगे। ठीक है, तो एडवाइस के अंदर तो मैंने बता दी थी कि एंटासिड पेशेंट को देते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए गैस्ट्रिक एसिड को, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे सिमेटिडिन, रेनिटिडिन होती है, फेमोटिडिन, वो देते हैं पेशेंट को। क्यों देते हैं, गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रेशन उसको रिड्यूस करने के लिए। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देते हैं पेशेंट को, तो वो क्यों देते हैं कि पेशेंट के अंदर ब्लॉक हो गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन। तो वो तो सारे मैंने एडवाइस आपको ट्रीटमेंट के अंदर बता दिया कि वो सारी कंडीशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट अवॉइड क्या करते उसके ऊपर बात करते हैं, तो अवॉइड में क्या करते हैं, NSAIDs को अवॉइड करते हैं। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं जिसके अंदर इंडोमेथासिन है, आइब्यूप्रोफेन है, तो उनको क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। उसी तरह एस्प्रिन होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है,
ठीक है, जैसे डाइसाइक्लोमाइन है, एट्रोपिन है, ये क्या होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं। तो इनको भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इनको अवॉइड क्यों करते हैं, इसके पीछे भी क्या होता है, एक रीज़न होता है फ्रेंड्स कि इनको अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक जो डिलेड गैस्ट्रिक इम्पटिंग है वो भी क्या करती है, जीआरडी को डेवलप करती है। और ये सारे ड्रग्स होते हैं, एनएसआईडी हो चाहे एस्प्रिन हो या एंटी कोलिनर्जिक हो, ये सारे क्या करते हैं, डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या करते हैं, डिले करते हैं। स्टोमक से जो ड्यूडिनम की तरफ फूड पास आउट होता है उसके अंदर क्या होता है, देरी से पास आउट होगा, तो वो कंडीशंस क्या होती है, इन ड्रग्स के द्वारा की जाती है। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, क्योंकि देरी से होगा तो स्टोमक के अंदर कंटेंट, फूड कंटेंट काफ़ी टाइम तक रहेंगे, तो उनके बैकफ्लो होने के चांसेस पूरी तरह से होते हैं या बैकफ्लो हो भी जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इस तरह के ड्रग्स को पेशेंट को नहीं दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों क्या होता है, जीआरडी के अंदर जो इंटरवेंशंस मैंने बताए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्या होता है, जीआरडी जो टॉपिक है, पूरा ही जीआरडी जो टॉपिक हम देखते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज देखते हैं, तो पूरा ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी पीजीआई, एम्स, जेएमसीएच है, डीएसएसबी है या फिर स्टेट लेवल नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम, सभी के अंदर यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो कुछ मैंने आपको यहाँ पे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जीआरडी के अंदर हम पढ़ते हैं या सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होता है वो क्या होते हैं, इंटरवेंशंस इसके जीआरडी के अंदर होते हैं कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम नर्सिंग इंटरवेंशंस वहाँ पे क्या करेंगे, और हम उन इंटरवेंशन से ही मोस्टली क्वेश्चंस वहाँ पे हमें एग्जाम के अंदर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से क्लास स्टार्ट की थी एमएसएन की, और उसके बाद मैंने आपको इससे पहले पेप्टिक अल्सर, उसके कॉम्प्लिकेशन, उनके मैनेजमेंट के बारे में बताया था, और आज मैंने जीआरडी के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों इसको जीआरडी को अच्छे से पढ़िएगा। अगर कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है या कुछ कमी रह गई तो उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर सजेस्ट कीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं, जिससे और अच्छी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए और अच्छे से आप उस चीज़ को पढ़ सको या उसको अच्छे से समझ सको। तो इसके लिए आज सिर्फ दोस्तों इतना ही। आगे फिर नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।